नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। हमें क्या निकालना, वस्तु का लागत मूल्य निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि उस वस्तु का लागत मूल्य 100 यूनिट है। हमने मान लिया कि उस वस्तु का लागत मूल्य 100 यूनिट है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 15% लाभ पर बेच रहा है, यानी एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। 15% लाभ पे बेचेगा तो हम इस 100 यूनिट का अगर 15% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 यूनिट, यानी एसपी हो जाएगा 115 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि अगर 10% कम कीमत पर खरीदी होती, यानी 10% कम पर खरीदी होती, तो हम इस 100 यूनिट का अगर 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 यूनिट, यानी 90 यूनिट में अगर खरीदा होता, 90 यूनिट में खरीदा होता और 4 रुपये कम में बेचा होता, 4 रुपया कम में बेचा होता, तो उसे जो है 25% का लाभ होता। उसे लाभ कितने का हो जाता, उसे लाभ हो जाता 25% का। लाभ कितने का हो जाता, 25% का लाभ हो जाता। तो देखिए हम इस 90 का अगर 25% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 का 25% कितना हो जाएगा, 22.5। अब देखिए हम इसमें 22.5 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। अब देखिए पहले जो है एसपी कितना था, 115 यूनिट, तो अब एसपी कितना हो गया, 4 रुपया कम करने के बाद एसपी कितना हो गया, 112.5 यूनिट हो गया। तो देखिए एसपी में कितना का कमी हुआ, एसपी में कितना का कमी हुआ, एसपी में यूनिट में कितना का कमी हो रहा है, यूनिट में 2.5 का कमी हो रहा है। तो रुपया में कितना का कमी हो रहा है, 4 रुपये का कमी हो रहा है। तो हमसे पूछ के रहा है वस्तु का लागत मूल्य, यानी 100 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 यूनिट का वैल्यू अगर 4 रुपया है तो हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो दोनों साइड 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। अब देखिए 25 यूनिट का वैल्यू 40 रुपये हो जाएगा तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160 रुपया, यानी वस्तु का लागत मूल्य कितना निकल के आ गया, 160 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 160 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों में 756 रुपये हो जाती है तथा 3 से 1/2 वर्षों में 873 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जा रही है, 2 वर्ष में 756 रुपये हो जा रही है, 2 वर्ष में 756 रुपये हो जा रही है। और 3 से 1/2 वर्ष, यानी हम इसे लिख सकते हैं 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष में धनराशि कितना हो जा रही है, 873 रुपया। कितना हो जा रहा है, 873 रुपया। और यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए साधारण ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल हमें प्रिंसिपल का जितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा उतना ही हमें दूसरे साल मिलेगा और उतना ही हमें तीसरे साल मिलेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम गैप कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम गैप कितना है, 1.5 वर्ष है। टाइम गैप कितना है, 1.5 वर्ष। और यहाँ से यहाँ तक रुपया जो है कितना से बढ़ जा रहा है। तो देखिए 873 में से हम माइनस करेंगे 756, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 117 रुपया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 117 रुपया। अब देखिए 1.5 वर्ष में 117 रुपया से बढ़ रहा है, यानी 1.5 वर्ष में 117 रुपये का ब्याज मिल रहा होगा। 1.5 वर्ष में 1.5 वर्ष में 17 रुपये का ब्याज मिल रहा है, यानी हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 वर्ष में उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम उसके लिए क्या करेंगे, 117 रुपये में भाग देंगे 1.5 से। 117 रुपये में हम भाग देंगे 1.5 से। तो देखिए हम यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो हमारा ऊपर चला जाएगा। हम इसे 15 से काटेंगे तो 15 सते 105, हाथ में क्या आ जाएगा 12, ये हमारा कितना हो जाएगा 120। 120 15 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। यानी यहाँ से हमारा 1 वर्ष का ब्याज क्या निकल के आ गया, 78 रुपया निकल के आ गया। 1 वर्ष का ब्याज क्या निकल के आ गया, 78 रुपया निकल के आ गया। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं।
अब देखिए प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालने के लिए अगर हम इसमें से 2 वर्ष का ब्याज माइनस कर लेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 78 रुपया, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, हम 78 में अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 78 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 156 रुपया, ये हमारा कितना हो जाएगा 156 रुपया। तो देखिए हम इस अगर अमाउंट में से 156 रुपया माइनस करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, हम इसमें से 156 रुपया माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 600 रुपया, ये हमारा कितना हो जाएगा 600 रुपया। अब देखिए 600 रुपये पर 1 वर्ष में 78 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो हम यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 600 रुपये पर 1 वर्ष में 78 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 600 रुपये पर, गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से 78 कितने बार में जाएगा, 13 बार में, यानी यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 13% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 13% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपये है, वह धनराशि है, हमें क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% दिया है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया है, हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम 2 वर्ष का दिया है, टाइम कितना दिया 2 वर्ष का, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया है, CI माइनस SI कितना दिया है, 65 रुपये दिया है, और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहे, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है, यानी जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होगा तो पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल में हमें प्रिंसिपल का 10% ही ब्याज मिलेगा। जब साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट होगा तो हमें टोटल जो है 2 वर्ष में 10% के दर से कितना ब्याज मिल जाएगा, पहले साल हमें प्रिंसिपल का 10%, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10%, यानी टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, टोटल ब्याज मिल जाएगा 20%। लेकिन जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट होता है, जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज जो है बराबर नहीं मिलता है। पहले साल हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का 10% तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उसका भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। यानी जब हम यहाँ 2 वर्ष का 10% की दर से CI काउंट करेंगे तो हमें पहले साल प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा दूसरे साल हमें और क्या मिल जाएगा, जो पहले साल 10% ब्याज मिला है उसका भी हमें 10% मिल जाएगा। तो हम 10 का अगर 10% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, यानी यहाँ टोटल जो है, यहाँ टोटल CI कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर CI माइनस SI निकालें, हम यहाँ से अगर प्रतिशत में CI माइनस SI निकालें तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 1%, और हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI क्या दिया है, 65 रुपये, यानी इस 1% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 65 रुपये दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होगा, हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6500 रुपये हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है B और C मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं A उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। A और C मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं B उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो A को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि B प्लस C को मिलकर उस काम को करने में जितना समय लग रहा है A को जो है उससे 3 गुना अधिक समय लग रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि B प्लस C को उस काम को करने में 1 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए A को कितना समय लग जाएगा, A को जो है 3 गुना अधिक समय लगेगा। तो x का अगर हम 3 गुना निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3x, यानी 3x अधिक समय लगेगा, यानी A को कितना समय लग जाएगा, 4x का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों मिलके यानी A प्लस B प्लस C तीनों मिलके उस काम को 24 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से B प्लस C का अगर 1 दिन का काम निकालें तो B प्लस C का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और A का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, A का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/4x। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीनों का 1 दिन का काम हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों मिलके उस काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो तीनों का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा।
अब देखिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/4x इक्वल टू 1/24। अब देखिए 4 से 24 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 30। अब देखिए x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया। तो 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x का वैल्यू हो जाएगा 120। यानी a जो है अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है, 120 दिन में कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 120 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है टंकी में 2 पाइप A और B लगे हैं। A उसे 20 मिनट में भर सकता है और B उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि A और B को एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, 20 मिनट, और दूसरा समय क्या दिया है, 30 मिनट। तो हम सबसे पहले 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो हम टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट, टंकी की धारिता मान लेंगे 60 यूनिट। अब देखिए 60 यूनिट पानी जब पाइप ए भर रहा है, पाइप ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। और 60 यूनिट पानी जब पाइप बी खाली करे, पाइप बी खाली करे तो कितना समय लग रहा है, 30 मिनट का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। हम यहाँ से दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 20 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट। और बी जो है 30 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 2 यूनिट पानी खाली करेगा। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि यदि ए और बी को एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी जो है कितना देर में भरेगी। यानी पहले जो है ए को 1 मिनट के लिए खोला जा रहा है, पहले जो है 1 मिनट ए को खोला जा रहा है। तो देखिए ए जो है 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 3 यूनिट। ए जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरेगा। उसके बाद अगले मिनट बी को खोला जा रहा है, यानी 1 मिनट के लिए बी को खोला जा रहा है। तो बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट पानी टंकी से बाहर करेगा, 2 यूनिट पानी टंकी से बाहर करेगा। तो देखिए टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय हो गया 2 मिनट। टोटल समय कितना हो गया, 2 मिनट। 2 मिनट में पानी भर कितना पाया, 1 यूनिट। अब देखिए इस तरीक़ा से पानी भरेगा तो हमसे पूछ रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा टोटल। तो देखिए इस तरीक़ा से पानी भर रहा है और हमें टोटल पानी भरना कितना है, 60 यूनिट पानी भरना है और 2 मिनट में 1 यूनिट पानी भर पा रहा है। तो देखिए जब आखिरी 3 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया होगा, आखिरी 3 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया होगा तो ए जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर दिया होगा और टंकी जो है पूरी तरीके से भर गई होगी। तो हम सबसे पहले इस टोटल जो है यूनिट में से, यानी 60 यूनिट में से हम 3 यूनिट को माइनस करेंगे, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 57 यूनिट। यानी हम सबसे पहले इस तरीका से 57 यूनिट पानी भरेंगे। तो देखिए 1 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग रहा है, 2 मिनट। तो 57 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 114 मिनट लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा, 114 मिनट लग जाएगा। उसके बाद अगले 1 मिनट में, अगले एक मिनट में ए आएगा और 3 यूनिट पानी भरेगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया 115 मिनट। 115 मिनट में पानी कितना भर जाएगा, 115 मिनट में 60 यूनिट जो है पानी भर जाएगा। यानी टंकी को इस तरीक़ा से पूरी भरने में कितना समय लग जाएगा, 115 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 साय पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। हमें क्या निकालना, दूरी निकालना है। तो देखिए दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। तो देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, हमें क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। अब देखिए रेलगाड़ी चलना कब स्टार्ट कर रही है, 6 AM में चलना स्टार्ट कर रही है और रेलगाड़ी जो है पहुंच कब रही है, पहुंच रही है 4:30 PM में। पहुंच कब रही है, 4:30 PM में। तो देखिए 6 AM से 4:30 PM तक टोटल समय कितना हो जाएगा, 6 AM से 4:30 PM तक टोटल समय हो जाएगा 10.5 घंटा। टोटल समय कितना हो जाएगा, 10.5 घंटा। यानी टाइम हमारा क्या निकल के आएगा, टाइम हमारा निकल के आ गया 10.5 घंटा। स्पीड हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, स्पीड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड में गुना करेंगे टाइम से। टाइम क्या है,
10.5 घंटा। अब देखिए 1 जीरो से हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। हम 105 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 420 किलोमीटर, यानी दूरी क्या निकल के आ गया, 420 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति अधोप्रवाह में 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से और ऊर्ध्वप्रवाह में 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से नाव चला सकता है। स्थिर जल में नाव की गति कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, स्थिर जल में नाव की गति निकालना है। तो देखिए अधोप्रवाह का मतलब क्या होता है, अधोप्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ, और ऊर्ध्वप्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत। तो देखिए जब नाव धारा के साथ जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के विपरीत जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए हमने मान लिया कि शांत जल में नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है। हमने मान लिया कि शांत जल में नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है, धारा की स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब नाव धारा के साथ जाएगी यानी अधोप्रवाह में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी अधोप्रवाह स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर पर घंटा, और अधोप्रवाह का स्पीड हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 15 किलोमीटर पर घंटा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा के बराबर हो जाएगा। और जब नाव ऊर्ध्व प्रवाह में जाएगी यानी धारा के विपरीत जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी ये हमारा स्पीड हो जाएगा ऊर्ध्व प्रवाह का x माइनस y किलोमीटर पर घंटा, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 9 किलोमीटर पर घंटा दिया है। अब देखिए हम इस दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमसे पूछ क्या रहे हैं, नाव की गति, और हमने नाव की गति क्या मान के रखा है, शांत जल में नाव की गति हमने मान के रखा है x किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमारा प्लस का y और माइनस का y आपस में कट जाएगा, प्लस का y और माइनस का y आपस में कट जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। शांत जल में नाव का स्पीड हमारा क्या निकल के आएगा, 12 किलोमीटर पर घंटा निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। हमें क्या निकालना, समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हमें समचतुर्भुज का भुजा निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने d1 गुने d2। d1 और d2 क्या होता है, समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण होता है। हमें क्षेत्रफल कितना दिया है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक विकर्ण का लंबाई हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुने 24 गुने d2 इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम इस इक्वेशन से d2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 से 24 कितने बार में जाएगा, 12 बार में। 12 से 216 कितने बार में जाएगा, 12 से 216 18 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, 18 बार में। यानी यहाँ से हमारा d2 क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा d2 निकल के आ गया 18 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें d2 का वैल्यू पता चल गया और d1 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए हम समचतुर्भुज का एक फिगर बनाते हैं, समचतुर्भुज का हम एक फिगर बनाते हैं, समचतुर्भुज का हम एक फिगर बनाते हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समचतुर्भुज की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं और दोनों को जो है एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं, एक दूसरे को इक्वली कट करते हैं और 90 डिग्री पर कट करते हैं। अब देखिए एक विकर्ण की लंबाई हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या निकल के आएगा, 18 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई अगर 24 सेंटीमीटर होगी, 24 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई क्या होगी, 18 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर और इक्वली कट करें, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 9 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगी, 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होगी, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, एक हमारा ट्रिपलेट होता है, एक हमारा ट्रिपलेट होता है 9, 12, 15। अब देखिए ये हमारा 9 है, ये हमारा 12 है, तो ये हमारा कितना होगा, 15 होगा। यानी यहाँ से समचतुर्भुज का भुजा क्या निकल के आएगा, 15 सेंटीमीटर निकल के आएगा।
समचतुर्भुज का भुजा निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ के रहे परिमाप, हमसे पूछ रहे परिमाप। तो देखिए परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा। तो देखिए अगर हम 15 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 गुने 4 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। यानी परिमाप क्या निकल के आ गया, समचतुर्भुज का परिमाप निकल के आ गया 60 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 60 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कर्मचारी के भत्ते उसके मूल्य वेतन के 165% है। यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 रुपये हो तो उसका मूल्य वेतन कितना होगा। हमें क्या निकालना है, मूल्य वेतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसके भत्ते जो है मूल्य वेतन का 165% है। तो हम सबसे पहले इस 165% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस 165% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 165% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 33/20 हो जाएगा। यानी उसका मूल्य वेतन अगर 20 यूनिट होगा तो भत्ता कितना मिलता होगा, 33 यूनिट। तो देखिए हम यहाँ से उसके मूल्य वेतन और समग्र वेतन का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए मूल्य वेतन कितना है, 20 यूनिट है, तो भत्ता कितना मिल रहा है, 33 यूनिट। यानी उसका समग्र वेतन कितना हो जाएगा, 53 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में उसका समग्र वेतन कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में उसका समग्र वेतन दिया हुआ है 11,925 रुपये। यानी इस 53 यूनिट का वैल्यू, इस 53 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 11,925 रुपया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 225 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 225 रुपया। अब देखिए मैं 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 20 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4500 रुपया। यानी उसका मूल्य वेतन कितना होगा, उसका मूल्य वेतन 4500 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 4500 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दूध और पानी का रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 2:1। दूध और पानी का रेशियो कितना है, 2:1। बाद में यह रेशियो कितना हो जा रहा है, बाद में दूध और पानी का रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:2 हो जा रहा है। बाद में रेशियो 1:2 कब हो रहा है, बाद में रेशियो 1:2 कब हो जा रहा है, जब हम इसमें पानी कुछ और ऐड कर रहे हैं। अब देखिए हम इस मिश्रण में ऐड क्या करें, पानी ऐड करें। यानी मिश्रण के अंदर जो दूध का मात्रा होगा वो हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। तो देखिए हमने मान लिया कि पहले जो है मिश्रण में 2 यूनिट दूध था तो 1 यूनिट क्या था, पानी था। जब हम इसमें पानी ऐड करें तो दूध कितना है, 1 यूनिट, और पानी कितना हो जा रहा है, 2 यूनिट। जबकि दूध का मात्रा हमारा क्या है, फिक्स है। यानी हम यहाँ दूध का मात्रा बराबर करेंगे, यानी यहाँ भी हम दूध का मात्रा 2 यूनिट करेंगे। अब देखिए इस 1 को अगर हमें 2 बनाना है तो हमें इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो इस पूरे रेशियो में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2:4 हो जाएगा। यानी पहले दूध 2 यूनिट था तो पानी कितना था, 1 यूनिट। जब हम इसमें पानी ऐड करें तो दूध कितना है, 2 यूनिट, और पानी कितना हो जा रहा है, 4 यूनिट। यानी पानी जो है कितना से बढ़ गया, पानी जो है 3 यूनिट से बढ़ गया। हमें इस 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम इस 3 यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में शुरुआती मिश्रण दिया हुआ है। शुरुआत में मिश्रण कितना था, 75 लीटर। तो देखिए शुरुआत में 2 यूनिट दूध था तो 1 यूनिट क्या था, पानी था। यानी यहाँ टोटल मिश्रण कितना था, 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 75 लीटर। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 लीटर हो जाएगा। यानी हमें उस मिश्रण में 75 लीटर पानी और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके दूध और पानी का रेशियो 1:2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया, 75 लीटर निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।